दोस्तों पेपर चाहे कितना ही सरल हो लेकिन उस पेपर के टॉपिक्स की समझ बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर आता है आपका बीए प्रथम वर्ष के लिए, उसमें मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उनकी समझ बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो समझ गए तो आप पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है उसको आसानी से हल कर पाएंगे। और आप हल करके भी देखना, पहले इस वीडियो को पूरा सुनना ध्यान से, फिर उसके बाद में आप अपने पेपर्स को हल करना। दोस्तों हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और भौतिक घटकों की आपसी क्रिया को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण के जैविक घटक जैसे पादप, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए दोस्तों, आपके परीक्षा में सवाल आता है कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं और भौतिक घटक कौन से हैं, या जैविक घटक कौन से हैं और अजैविक घटक कौन से हैं। तो जैविक घटक वो हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे पादप, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। ठीक है, पर्यावरण के अजैविक घटक या भौतिक घटक कौन से हैं दोस्तों, जैसे वायुमंडल, जल, मृदा, पर्वत, पठार, ये सब क्या है दोस्तों, पर्यावरण के अजैविक घटक, यानी जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। पर्यावरण के जो ऊर्जा घटक है दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से। आप और मैं दोनों सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो पर्यावरण के जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। पर्यावरण अध्ययन क्यों करते हैं हम, इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। दरअसल क्या है कि पर्यावरण की मानव को आवश्यकता है, और पर्यावरण के बिना क्या है, मानव जीवित नहीं रह पाएगा। तो पर्यावरण की जागरूकता के लिए हम पर्यावरण अध्ययन को करते हैं। पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, इसके लिए हम पर्यावरण अध्ययन जरूरी है। पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव है, पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव है। देखिए, मानव ने अपने क्रियाकलापों से ये जो हमारा पर्यावरण है इसको दूषित करना शुरू कर दिया है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, और ये ग्रीन हाउस प्रभाव वगैरह, ये सब इसी में आते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, पर्यावरण का मानव पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कभी बाढ़ आती है तो मानव जो है क्षतिग्रस्त होता है, सुनामी आती है तो मानव क्षतिग्रस्त होता है। इसके अलावा पहले के जो ज़माने में जब और भी ज़्यादा मानव प्रभावित होता था पर्यावरण से, पूरी जो है बस्तियाँ खत्म हो जाती थी, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जैसे हमारे बुक्स हैं उसमें हम सिलेबस डालते हैं, मीडिया के जरिए हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। अखबार, मैगजीन्स, संगठन, कई तरह के संगठन, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है, UNEP, ठीक है, यूनेस्को, और भी कई सारे संगठन हैं जो कई तरह के सरकारी गैर सरकारी संगठन होते हैं जिनको NGO कहते हैं। इनके जरिए भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो इस स्लाइड में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पर्यावरण के जैविक और पर्यावरण के अजैविक घटक। मान लो आप किसी जंगल में खड़े हो, इस जंगल में आप चारों तरफ देखिए, आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको सेलेक्ट कीजिए। वो चीज़ें तो हैं जैसे पेड़ पौधे देखे आपने, जानवर देखे, जंतु देखे, हो सकता है आप आदमी भी देखो, मनुष्य भी देखो। तो ये सब क्या है, पर्यावरण के जैविक घटक हो गए। फिर आप जंगल में खड़े होकर अपने चारों नज़र दौड़ाइए, आप देखोगे पर्वत देखोगे, नदियाँ देखोगे, ठीक है, वायुमंडल देखोगे, ठीक है, जमीन देखोगे, पृथ्वी देखोगे। तो ये सब क्या है, वायुमंडल के और पर्यावरण के अजैविक घटक। वायुमंडल में से आपकी परीक्षा में दो तरीके के सवाल आते हैं। पहला सवाल तो आता है कि वायुमंडल में जो गैसें हैं, ठीक है, उनका कंपोजिशन पूछ लेते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, या उन गैसों को जमाना पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा गैसों को बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में जमाइए। तो जो हमारे चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। ये कितनी पाई जाती है, 78% के आसपास, ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस रही। फिर उसके बाद में पाई जाती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये कितनी पाई जाती है, 21% के आसपास। इसके बाद में ऑर्गन गैस पाई जाती है, जो पाई जाती है 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। तो इन चारों गैसों के नाम याद कर लीजिए आप और इनका प्रतिशत याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस देखिए ना, तो इसमें कोई रंग और गंध नहीं होता और स्वाद भी नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन गैस का एक फ़ायदा, ये वस्तुओं को जलने से बचाती है। जैसे मान लो ये पूरी हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में नाइट्रोजन भरी है 75%। अगर ये पूरी नाइट्रोजन बाहर निकल जाए तो ये हमारी जो पूरी पृथ्वी है जलकर नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस भरी हुई है ये पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, आप और मैं, हम सबको जलने से बचाती है। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी तो हम सब जलकर नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आती है ऑक्सीजन गैस। देखिए, ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस भी कहते हैं और ये पदार्थों को जलने में मदद करती है। ये क्या है, एक श्वसन गैस है। देखिए दोस्तों, हम जहाँ भी आग जलाते हैं वहाँ पर उस आग के साथ ऑक्सीजन भी जलती है। अगर कहीं पर हम आग जला रहे हैं और वहाँ पर आग नहीं जल पा रही तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है,
इस पहाड़ की चोटी पर यहाँ पर आप कोई पार्टी कर रहे हो और यहाँ पर आप आग जला के देखना, आग जलाने में आपको बहुत परेशानी आएगी। लेकिन आप अगर किसी पहाड़ की चोटी के नीचे यहाँ पर पार्टी कर रहे हो तो आप आग आसानी से जला सकते हो। दरअसल क्या होता है, हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल की सबसे भारी गैस कहते हैं दोस्तों। ये जो सबसे भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में पाई जाती है, और इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अगर ऐसे पूछे आपकी परीक्षा में कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आप सीधे आंसर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 4-5 सवाल बन गए यहाँ पर। हम जो सांस लेते हैं वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर कौन सी गैस पाई जाती है, ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद में एक सवाल और बनता है वायुमंडल से कि वायुमंडल में है, जैसे आप यहाँ खड़े हो पृथ्वी पर इस जगह पर और आपके पास कोई वायुयान, जेट वायुयान है, और उस जेट को लेकर आप चांद की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपको ऊपर बढ़ते समय कुछ वायुमंडल की परतों से गुजरना होगा। तो आप सबसे पहले जिस परत को पार करोगे वो होगी शोभमंडल। ये यहाँ तक शोभमंडल की परत है दोस्तों, यानी 18 से 20 किलोमीटर के आसपास शोभमंडल परत पाई जाती है। शोभमंडल परत में से क्या परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, शोभमंडल। शोभमंडल में सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती है। ठीक है, गैसों का घनत्व सबसे ज़्यादा शोभमंडल में पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये याद रखना है। और सबसे निचली परत जो शोभमंडल है उसी में तूफान आते हैं, उसी में गर्जन होती है, उसी में बरसात होती है। और आप और मैं इसी शोभमंडल में रह रहे हैं, ये चीज़ आप याद रखना है। ये चीज़ आपकी परीक्षा में पूछी जाती है कि किस मंडल में वर्षा आती है, तूफान आते हैं, गर्जन आती है। तो आपको क्या याद रखना है, वो शोभमंडल। ये शोभमंडल रहा आपका। इस शोभमंडल के बाद में आता है समताप मंडल। ये समताप मंडल आपके 15 से 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन इस समताप मंडल की एक विशेषता और है, यहाँ पर एक ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, तो ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल में, वो क्या करती है, ये हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। समताप मंडल में ही वायुयान ज़्यादा उड़ते हैं। तो अगर आपके ये सवाल आए कि वायुयान ज़्यादा कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल में वायुयान ज़्यादा उड़ते हैं। आपके ये सवाल आ जाए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, इसके बाद में आता है समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल। मध्य मंडल से सवाल आता है कि जो उल्का पिंड होते हैं, आसमान से उल्का पिंड आकर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे करके उल्का पिंड गिरते हैं और उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं मध्य मंडल में आकर। मध्य मंडल से नीचे उल्का पिंड नहीं आते। इसके बाद में आता है आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है दोस्तों? आयन मंडल, जैसे आप पृथ्वी पर बैठे हो और पृथ्वी पर आप रेडियो के समाचार सुन रहे हो, तो रेडियो की जो समाचार है, जो रेडियो तरंगें हैं, वो आयन मंडल से टकराकर वापस आती है। जैसे यहाँ से किसी ने सिग्नल भेजा, यहाँ से टकराने के बाद आपके पास आ गए। आप जो मोबाइल पर बात करते हो उसमें भी आयन मंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सवाल आता है कि जो रेडियो तरंगें होती है वो किस मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर लौटती है। तो क्या याद रखोगे आप? आयन मंडल। एक आप इनका सीक्वेंस याद रखना, सबसे नीचे शोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। ये भी याद रखना आप। तो आयन मंडल में क्या है, रेडियो तरंगें टकराकर वापस आ जाती हैं। और संचार उपग्रहों को कहाँ पर स्थापित किया जाता है? आयन मंडल में। एक ये चीज़ भी ध्यान रखना, संचार उपग्रहों को कहाँ स्थापित किया जाता है? आयन मंडल में। तो शोभमंडल, तो वायुमंडल से हमने सीखा दो चीज़ें। एक तो वायुमंडल की परतें, शोभमंडल, समताप मंडल वगैरह, और दूसरी वायुमंडल की गैसों का कंपोजिशन जो परीक्षा में पूछा जाता है, जो मैं आपको बता चुका। हमारे चारों ओर जो गैसों का आवरण है वो मैंने वायुमंडल बताया। ठीक है, इसी तरह हमारे पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है वो जलमंडल की श्रेणी में आता है। ठीक है, और जिस जमीन पर हम चलते हैं वो स्थलमंडल की श्रेणी में आता है। ठीक है, जब वायुमंडल, जब जलमंडल और स्थलमंडल तीनों मिल जाते हैं तो इस यहाँ पर फिर जीव जंतु रहने लगते हैं, मनुष्य रहने लगता है। ठीक है, पेड़ पौधे उग जाते हैं, पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं। तो ठीक है, ये जो चीज़ होती है इन तीनों मंडलों से मिलकर जो चीज़ बनी होती है उसको बोलते हैं जैवमंडल। जमीन पर पाए जाने वाले जल, थल, वायु से बने पर्यावरण के उस भाग को जैवमंडल कहते हैं जहाँ पर जीवन है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। देखो, ये जो जल है, ये हो गया जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये हो गया वन पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ये रेगिस्तान वाला पारिस्थितिक तंत्र। तो ये सब मिलकर क्या करता है? जैवमंडल का निर्माण करता है, यानी यहाँ पर जीवन पाया जाता है। अब जैवमंडल में से एक सवाल आता है आपके कि जैवमंडल के घटक कौन कौन से हैं? तो जैवमंडल के वही घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो आपने देखा ये पेड़ पौधे, जीव जंतु वगैरह क्या है? जैविक घटक है ना। और अजैविक घटक क्या है? ये आपका ये जो जल है ये जैविक घटक, अजैविक घटक, ये पृथ्वी अजैविक घटक, और ये वायुमंडल अजैविक घटक, और ये पर्वत पूरा किसमें आ गया? अजैविक घटक। दोस्तों, जैविक और अजैविक घटक अलग अलग नहीं है।
आप पानी पीते हो, पानी आपके अंदर जाता है, ठीक है। आप वायु लेते हो, आप सांस लेते हो, वायु आपके अंदर जाती है, ठीक है। इसी तरह पेड़ पौधे पानी को अपने अंदर लेते हैं, वायु के जरिए, प्रकाश के जरिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो जीव के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और भौतिक घटकों के बीच में आपसी क्रिया होती रहती है। इस आपसी क्रिया के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, आपके समझ में आया इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है? जैविक और भौतिक घटकों के बीच में जो आपसी क्रिया है उसके अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? देखिए, जैवमंडल के सभी घटकों की आपसी क्रिया से मिलकर बना तंत्र जिसमें जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। इसको ऐसा समझो जैसे मान लो कि ये कोई आपके पास में कोई तालाब है, ठीक है। इस तालाब में मछलियाँ भी हैं, इस तालाब में पौधे भी हैं, इस तालाब में पानी भी है, ठीक है। इसके अलावा इस तालाब में ऑक्सीजन भी घुली हुई है, ठीक है। तो इस तालाब में पत्थर भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब इस तालाब में जो सारी चीज़ें हैं, जैविक और अजैविक घटक, ठीक है, ये आपस में मिलकर क्रिया करते रहते हैं। और क्रिया करने के साथ में ये एक जीवन, जैसे मछलियों का जीवन है, पौधों का जीवन है, ठीक है, इस जीवन को जीवनदायी बनाते हैं ये। तो ये जो जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर जंतु के जीवन यापन करने के लिए जो वातावरण बनाते हैं उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें से एक भी चीज़ बाहर चल जाती है तो इकोसिस्टम खराब हो जाता है। जैसे यहाँ से पानी निकल गया पूरा बाहर तालाब से, तो ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। या यहाँ से पूरे पेड़ पौधे खत्म हो गए तो भी इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मछलियाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर इस तालाब से पूरी ऑक्सीजन खत्म हो गई, वायु खत्म हो गई, तो भी मछलियाँ मर जाएंगी। तो इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं पारिस्थितिक तंत्र में, उनका अपना अपना स्थान होता है। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक वही हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है इन दोनों चीज़ों को। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वही जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक जैसे वायुमंडल, जल, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, मृदा, या फिर क्या कहते हैं, और भी कई चीज़ें, रासायनिक तत्व वगैरह, ये सब किसमें आते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में। पारिस्थितिक तंत्र के कुछ नियम होते हैं। एक तो होता है ऊर्जा का 10% का नियम, ठीक है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि ऊर्जा के 10% का नियम क्या है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई पौधा है, इस पौधे को हिरण ने खाया, ठीक है। इस हिरण को किसने खाया? फिर शेर ने खाया, ठीक है। तो इस पौधे में मान लो 100% ऊर्जा थी। इस पौधे में कितनी ऊर्जा थी? 100%। जब इसको हिरण ने खाया तो इस हिरण को ये जो पौधा है इसकी कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? इसको प्राप्त हुई 10%। यानी 100% की कितनी 100 की ऊर्जा कितनी प्राप्त हुई? 10%। 10 ऊर्जा प्राप्त हो गई इसको। फिर इसके बाद में इस हिरण को किसने खाया? शेर ने। तो इस शेर को, इस हिरण की कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? 10%, यानी 1। कितनी प्राप्त हुई? 1। यानी 100 ऊर्जा थी पौधे की, लेकिन हिरण को प्राप्त हुई 10, ठीक है। इसके बाद में शेर को प्राप्त हुई 1। तो देखिए 100 का 10% कितना हुआ? 10, और 10 का 10% कितना हुआ? 1। तो जैसे जैसे हम पोषण स्तरों में ऊपर जाते जाते हैं तो ऊर्जा क्या है? कम होती जाती है। यानी केवल ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है अगले स्तर पर? 10%। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? मात्र 10%। इसी को ऊर्जा के 10% का नियम कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है। परितंत्र में सुपोषी, जैसे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सुपोषी चीज और परपोषी चीज क्या होती है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। सुपोषी मात्र पेड़ पौधे ही आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। और पेड़ पौधों को सभी चीज़ें जो वातावरण में पाई जाती है वो खाते हैं, तो वो परपोषी की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लो हम हैं, मनुष्य है, मनुष्य किसमें आएगा? परपोषी में, क्योंकि मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ठीक है। मनुष्य क्या करता है? फल फ्रूट खाए तो उसने पेड़ों को खाया, मनुष्य ने मीट खाया तो उसने जानवरों को खाया, मनुष्य ने मछली खाई, ठीक है। तो मनुष्य क्या करता है? अपना भोजन खुद नहीं बनाता, वो अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मनुष्य किसमें आ गया? परपोषी की श्रेणी में आ गया। गाय, भैंस, बकरी, ये सब किसमें आ गया? परपोषी की श्रेणी में आ गया। और ये जो मांसाहारी जानवर है ये भी किसमें आ गया? परपोषी की श्रेणी में आ गया। किसी परितंत्र में उत्पादक क्या है? उत्पादक वो है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे, घास वगैरह ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। किसी परितंत्र में उपभोक्ता क्या है? उत्पादक को जो खाते हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आती है। जैसे हिरण, कीड़े मकोड़े, और इसके अलावा मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ये सब किसमें आते हैं? उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। किसी परितंत्र में अपघटक क्या है? देखिए दोस्तों, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो मरने के बाद में उसका शरीर जो है सड़ गल कर खत्म हो जाता है। तो उसके शरीर के सड़ने गलने की जो प्रक्रिया करते हैं वो सूक्ष्म जीव करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं।
कोई भी जानवर मर गया थोड़े दिन बाद वो सड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है, तो वो क्या करते हैं, कौन करता है ये सब चीज़ों को, अपघटक करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई गोबर पड़ा है, आपने देखा होगा थोड़े दिन बाद ही वो गोबर मिट्टी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस गोबर पर अपघटक कार्य करते हैं, सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं, जो मरी और सड़ी गली चीज़ों को किस में मिलाने का काम करते हैं, मिट्टी में मिलाने का, उनको बोलते हैं अपघटक। तो आपको 4 चीज़ समझ में आई, सुपोषी, परपोषी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता को हम 3-4 श्रेणियों में बांट देते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो पेड़ पौधों को डायरेक्ट जो भी खा रहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। जैसे ये चूहा है, यहाँ पर ये चूहा इस पौधे को खा रहा है डायरेक्ट, ये पौधा क्या है, उत्पादक है। इस उत्पादक को डायरेक्ट जो खा रहा है वो उपभोक्ता है। तो ये चूहा क्या है, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता। इस चूहे को कौन खा रहा है, उल्लू खा रहा है, तो ये उल्लू क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। ये यहाँ पर गाजर है, इस गाजर को किसने खाया, खरगोश ने, तो ये खरगोश क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। इस खरगोश को किसने खाया, लोमड़ी ने, तो ये लोमड़ी क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। और इस लोमड़ी को किसने खाया, शेर ने, तो ये शेर क्या है, तृतीय उपभोक्ता, यानी सर्वोच्च उपभोक्ता, सबसे बड़ा उपभोक्ता। यहाँ पर सर्वोच्च उपभोक्ता उल्लू, यहाँ पर सर्वोच्च उपभोक्ता शेर, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता चूहा। ये कोई पौधा है, इस पौधे को किसने खाया, कीड़े ने, यानी टिड्डी मान लो। ये टिड्डी क्या हुई, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद में ये क्या है, मेंढक, तो ये मेंढक क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता। इस मेंढक को किसने खाया, सांप ने, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया सांप। इस सांप को किसने खाया, बाज ने, तो ये बाज क्या हो गया, सर्वोच्च उपभोक्ता। अब इनका क्या होगा, सर्वोच्च उपभोक्ता होगा। ये सर्वोच्च उपभोक्ता जैसे ही मरेंगे, मरने के बाद में जैसे ही सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आएंगे, तो सूक्ष्म जीव इनको सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देंगे। तो अपघटक क्या करेंगे, इनको मिट्टी में मिला देंगे। तो ये क्या है, ये पारिस्थितिक तंत्र में एक सिस्टम बना हुआ है, चेन बनी हुई है, जिसको बोलते हैं हम खाद्य श्रृंखला। आपके परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि चूहा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है या उत्पादक है, क्या है ये, तो ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। आपके सवाल आता है उत्पादक क्या है, तो आपको याद करना होगा पेड़ पौधे उत्पादक है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के बारे में भी आपके सवाल आता है। इसी तरीके से देखिए, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। ठीक है, जैसे ये मान लो कोई पौधा है, इस पौधे को कीड़े मकोड़ों ने खाया, इन कीड़े मकोड़ों को केकड़े ने खाया, इस केकड़े को, ठीक है, इस पक्षी ने खाया, और इस पक्षी को चूहे ने खाया, और इस चूहे को लोमड़ी ने खाया। ठीक है, इसी तरह इस पौधों को मछली ने खाया, इस मछली को इस पक्षी ने खाया, इस पक्षी को लोमड़ी ने खाया, है ना। तो ऐसे करके विभिन्न जो जातियां हैं वो आपस में मिलकर, जरूरी नहीं मछली को यही खाए, मछली को मनुष्य भी खा सकते हैं। आपकी परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड संख्या के आधार पर होता है, उल्टा जीव भार के आधार पर कैसा होता है, सीधा एनर्जी के आधार पर कैसा होता है, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, 3 तरीके के होते हैं। पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव पाए जाते हैं उनकी संख्या, जैव भार और उनमें पाई जाने वाली ऊर्जा के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड तैयार करते हैं। पिरामिड इस तरह की एक संरचना होती है, ऐसे ये मिस्र में पाए जाते हैं पिरामिड। तो यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति की कब्र होती है और उसके चारों ओर ऐसे पिरामिड बना देते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में भी इसी तरह की पिरामिड की संरचना बनती है। देखो कैसे बनती है, देखिए मान लो कि ये कोई घास का मैदान है। इस घास के मैदान में घास का वजन कितना होगा, मान लो इस घास का वजन होगा 1000 किलो। अब इस घास के मैदान में जो हिरण इनको खाती है, इन घासों को, उनमें वजन कितना होगा, उनमें वजन होगा मान लो 200 किलो। ठीक है, फिर इस हिरण को कौन खाता है, इस हिरण को खाता है शेर खाता है। तो इस शेर का वजन कितना होगा, 50 किलो। ठीक है, तो वजन के आधार पर देखिए पारिस्थितिकी, पहले घास में कितना वजन है, 1000 किलो, फिर हिरण में कम वजन है, फिर इसके बाद में शेर में कम वजन है। तो जैव भार यानी जीवों में पाए जाने वाले वजन भार के आधार पर जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं उपभोक्ता की तरफ, सर्वोच्च उपभोक्ता की तरफ, तो जो भार है या वजन है वो कम होता जाता है, बायोमास कम होता जाता है। तो बायोमास के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में आता है ऊर्जा। ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। क्यों, क्योंकि देखिए पौधों में मैंने बताया था 100% ऊर्जा होती है। फिर पौधों को हिरण खाती है तो उसमें ऊर्जा 10% जाती है। फिर हिरण को शेर खाता है तो ऊर्जा उसमें कम होती जाती है। तो 10% का ऊर्जा का नियम फॉलो होता है। तो ऊर्जा उच्च स्तरों में कम होती जाती है जैसे जैसे हम पोषण स्तरों में ऊपर बढ़ते जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो
एनर्जी कम होती जाती है, यानी एनर्जी का जो स्तर है, जो लेवल है, जैसे पौधों से जितनी एनर्जी चली थी वो सर्वोच्च उपभोक्ता को पहुंचते पहुंचते कम होती जाएगी। तो इसीलिए जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसके बाद में आता है संख्या के आधार पर पिरामिड। देखिए, अगर आप किसी घास के मैदान का संख्या के आधार पर पिरामिड बना रहे हो तो वो सीधा बनेगा, क्योंकि घास के जो पौधे हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी, फिर हिरण की संख्या कम होगी, फिर हिरण से भी ज़्यादा कम संख्या किसकी होगी, शेर की होगी। यानी जंगल में मात्र 5 शेर होंगे और हिरण है 1900, जबकि पेड़ पौधों की संख्या होगी कम से कम 5 लाख। ठीक है, तो संख्या के आधार पर जो पारिस्थितिकी पिरामिड बनेगा घास के मैदान का, वो कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा। लेकिन अगर आप एक पेड़ का, कोई पेड़ है, मान लो बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ का आप पारिस्थितिक पिरामिड बनाते हो संख्या के आधार पर, तो उस बरगद के पेड़ का पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा बनेगा। देखो ये उल्टा बना हुआ है, क्योंकि पेड़ की संख्या कितनी है, 1 है। फिर इस पेड़ पर जो पक्षी रह रहे हैं उन पक्षियों की संख्या कितनी है दोस्तों, उन पक्षियों की संख्या मान लो कितनी है, 5000। ठीक है, इन पक्षियों को खाने वाले जो जीव है उनकी संख्या कितनी है, मात्र 5। ठीक है, तो देखो संख्या बढ़ती जा रही है, इन पक्षियों को खाने वालों की संख्या नहीं, एक पेड़ पर कितने कीड़े मकोड़े हैं, 5000, जबकि पेड़ की संख्या कितनी है, 1। फिर इस पेड़ पर जो 5000 कीड़े मकोड़े, इनको खाने वाले पक्षियों की संख्या कितनी है, मान लो 10,000। तो ऐसे करके इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि पेड़ की संख्या कितनी है, 1 ही है। संख्या के आधार पर पिरामिड कैसा होगा दोस्तों, उल्टा होगा। दोस्तों पारिस्थितिकी अनुक्रमण भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। दरअसल देखो, ये कोई ज़मीन है, इस ज़मीन पर बरसात बरसी, बरसात बरसने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, छोटे छोटे पौधों ने जन्म लिया। इन छोटे छोटे पौधों को देख के यहाँ पर क्या हुआ, जानवर आने लगे, वो उनको खाने लगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ धीरे धीरे बड़े पौधे आने लगे, ऐसे बड़े बड़े पौधों ने जन्म लिया। बड़े बड़े पौधों के जन्म लेने के बाद में यहाँ पर पशु पक्षी और आने लगे, मनुष्य भी रहने लगा। ठीक है, तो यहाँ पहले ज़मीन जब बंजर पड़ी, खाली पड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद में छोटे पौधे पैदा हुए। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण का मतलब है कि कैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन विकसित होता है। तो सबसे पहले अगर आपके सवाल आता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण सबसे पहले कौन जन्म लेता है, तो छोटे छोटे पौधे जन्म लेते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अगर आपके सवाल आए तो इसका मतलब ये है कि किसी जगह पर जीवन के जो है पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित होने की जो अवधारणा है वही पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंदर आती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के 10% का नियम मैं आपको बता चुका हूँ। एक ऊष्मागतिकी का नियम और होता है। दरअसल जैसे मान लो ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा नियत है, यानी वो ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसी तरह इस पूरी पृथ्वी पर जो पानी है उसको भी नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल पानी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आप पानी पीते हो तो पानी नष्ट नहीं होता है, वो आपके शरीर में चला जाता है और आप मूत्र के जरिए उसको बाहर निकाल लेते हो। तो इसी तरह जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को भी आप नष्ट नहीं कर सकते, आप केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसको रूपांतरित कर सकते हो। ये ऊष्मागतिकी का नियम होता है। किसी परिपंत्र में परभक्षी प्रजाति वो होती है जो किसी को मार कर खा जाती है। जैसे मनुष्य किसी बकरे को मार कर खा जाता है तो मनुष्य क्या हो गया, परभक्षी प्रजाति हो गई। कोई पक्षी किसी कीड़े को खा जाता है तो वो परभक्षी प्रजाति हो गई। परजीवी प्रजाति क्या होती है, ये ऐसी प्रजातियाँ होती है जो किसी पर निर्भर होती है। जैसे मान लो कि कोई मछली है, वो मछली छोटी मछलियों को खाती है, तो छोटी मछलियों पर खाने वाली बड़ी मछली क्या हो गई, एक परजीवी प्रजाति हो गई जो छोटी मछलियों पर जीवित रहती है। इसके अलावा परजीवी प्रजाति जैसे कोई कवक है, कवक परजीवी प्रजाति में आ गई। इसके अलावा जैसे कोई अमरबेल वगैरह है, ठीक है, ये पौधे के सहारे लग कर आगे बढ़ती है, ये सहजीवी प्रजाति में आ गई क्योंकि पौधा भी इसके साथ जीवित रहता है और अमरबेल भी जीवित रहती है। तो जब दो जातियाँ आपस में मिलजुल कर जीवन यापन करती है तो उनको सहजीवी प्रजाति कहती है और एक दूसरे को इससे लाभ होता है। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, देखो जैव भू रासायनिक चक्र दोस्तों ये है कि जैसे मान लो पौधे हैं, उन पौधों में कार्बन पाया जाता है, उन पौधों को अपन खाते हैं तो अपने अंदर कार्बन आ जाता है। फिर उस कार्बन को जब अपन मरते हैं तो वो वापस मिट्टी मिल जाता है। फिर मिट्टी में मिलने के बाद में वो कार्बन वापस पौधों में आ जाता है। तो ये बताया जाता है कि इस तरीके से जो जैव भू रासायनिक चक्र है वो काम कर रहा है। जैव भू रासायनिक चक्र में ये नाइट्रोजन चक्र भी इसी की श्रेणी में आता है। देखिए जैसे ये वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर किस में आ जाती है, मिट्टी में आ जाती है। मिट्टी के बाद में ये पौधों में आ जाती है और फिर जब पौधे मरते हैं तो ये वापस मिट्टी में आ जाती है। फिर ये मिट्टी से वापस कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन भी अपना सर्किल पूरा करती रहती है। पोषण चक्र भी इसी श्रेणी में आता है। जल चक्र देखो दोस्तों, जल चक्र क्या है, देखिए ये जो पृथ्वी पर जो पानी पाया जाता है ये वाष्प के जरिए वायुमंडल में जाता है और वाष्प के जरिए वायुमंडल में जाने के बाद में ये बरसता है नीचे। बरसने के बाद में पेड़ पौधों पर इन पर वायुमंडल के रूपों में रूपांतरित हो जाता है और ज़मीन में अंदर चला जाता है भूमिगत। ठीक है, भूमिगत पानी चला जाता है। भूमिगत जाने के बाद में इसको अपन वापस बाहर निकालते हैं। वापस बाहर निकालने के बाद में ये वापस से क्या होता है, वायुमंडल में
उड़कर चला जाता है सूर्य की गर्मी से। तो इस तरीके से हो सकता है आपके गिलास में जो पानी है वो समुद्र में चला जाए, और हो सकता है समुद्र में जो पानी है वो आपके गिलास में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये वायुमंडल का चक्र घूमता रहता है। इस पानी को अपन पृथ्वी से नष्ट नहीं कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जलमंडल से संबंधित एक सवाल आपकी परीक्षा में आता है। देखिए, जो पृथ्वी पर पूरा जल पाया जाता है उसका 97.5% खारा जल है जो समुद्र में पाया जाता है, जबकि जो फ्रेश वाटर है जिसको अपन पी सकते हैं वो मात्र 2.5% है। फिर इस 2.5% का, यानी हमारे पीने का जो पानी है 2.5%, उसका भी 70% हिस्सा बर्फ़ के रूप में जमा है, जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिका की बर्फ़ है। और मात्र जो 30% जो जल है वही भूमिगत जल और झील और नदियों में पाया जाता है। जो आपके और मेरे जो गिलास में पानी भरा हुआ है वो इसी 30% में आता है। यानी पूरी पृथ्वी के जल का 97% तो है खारा और 3% है मीठा जल। इस मीठे 30% का भी 70% हिस्सा क्या है, बर्फ़ के रूप में है, और इस 3% का मात्र 30%, इस 3% का मात्र 30% ही हमारे काम में आता है। वाटर साइकिल की जानकारी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद मैंने बता दिया आपको। भूमिगत जल जो होता है ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है। भूमिगत जल का भी प्रदूषण हो रहा है आजकल, फ्लोराइड वगैरह जो है ये भूमिगत जल से ही आता है। महासागर और जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मान लो जैसे ये कोई समुद्र है, इस समुद्र में छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों को मछलियाँ खाती हैं, इन मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है, ठीक है, और इन मछलियों को हम भी खाते हैं। तो ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र ऐसे काम करता है। दुनिया में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, ये आपके सवाल पूछा जाता है। तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र दुनिया में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। अगर आपके ये सवाल आए कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में से कुछ और चीज़ें हैं जो याद करनी है आपको। पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले जो प्रयोग है वो एजी टेंसले ने किया था 1935 में। तो आपको केवल नाम याद करना है, एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। प्रवाल भित्ति क्या होती है और ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे ये मान लो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यहाँ पर आपको एक पर्वतमाला मिलेगी, ये वाली, ठीक है। इस पर्वतमाला को बोलेंगे वो महान विभाजन रेखा, ग्रेट डिवाइडियन रेंज, ठीक है। इस पर्वतमाला के यहाँ पर समुद्र के अंदर एक ऐसे करके एक पहाड़ी और मिलेगी पतली सी। ये पहाड़ी जो समुद्र के अंदर पाई जाएगी इसको बोलेंगे हम ग्रेट बैरियर रीफ। दरअसल ये क्या हुआ, प्रवाल जो जीव पाए जाते हैं, देखिए समुद्र में प्रवाल जीव पाए जाते हैं। ये प्रवाल जीव क्या करते हैं, ऐसे समुद्र में पड़े रहते हैं। फिर इस समुद्र में इनके ऊपर, जब ये मरते हैं तो इनके ऊपर दूसरी प्रजाति आ जाती है, फिर ये मरते हैं तो इनके ऊपर दूसरी प्रजाति, फिर इनके ऊपर दूसरी, इनके ऊपर दूसरी, फिर इनके ऊपर दूसरी, फिर इनके ऊपर दूसरी, ऐसे समुद्र से ऊपर उठ जाते हैं ऐसे करके। और समुद्र से ऊपर उठने के बाद में एक ऐसे पहाड़ी नुमा संरचना सी बना लेते हैं, ठीक है। इस पहाड़ी नुमा संरचना जो बना लेते हैं उसको प्रवाल भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ है, एक बहुत बड़ी प्रवाल भित्ति है। हमारा जो लक्षद्वीप है वो भी एक प्रवाल भित्ति का ही रूप है। लक्षद्वीप क्या है, ये हमारा भारत है। इस भारत के इधर की तरफ जो द्वीप पाया जाता है वो लक्षद्वीप है, और इधर की ओर जो द्वीप पाए जाते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप तो पर्वत के भाग है, जबकि लक्षद्वीप किसका भाग है, प्रवाल भित्ति का भाग। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है, देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर ये समुद्र है, ठीक है। इस समुद्र को की लहरों को रोकने के लिए जो पृथ्वी का जो तट है, ठीक है, उस तट पर क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति जो है समुद्र के जो लवणता है उसको सहने की क्षमता रखती है, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति के बारे में आप याद रखना, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति अपने उड़ीसा और गुजरात साइड पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक मैंने बता दिया आपको, उत्पादक उपभोक्ता की जानकारी दे दी। जैव संचय क्या होता है, देखिए दोस्तों, मान लो कि ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, ये मान लो एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री से रसायन बहकर एक तालाब में जा रहे हैं, ये मान लो कोई तालाब है, इस तालाब में मछलियाँ हैं, ठीक है। तो इन मछलियों में, जैसे मान लो ये कोई मछली है, इस मछली में यहाँ जिस फैक्ट्री से जो रसायन आया था, इस रसायन यहाँ ऐसे करके जम गया इस मछली में। मान लो ये मछली है, इस मछली में रसायन यहाँ पे जम गया ऐसे इसकी कोशिकाओं में, ठीक है। तो मछली में इन रसायनों का जमना क्या कहलाता है, जैव संचय कहलाता है। ये जैव संचय मनुष्य में भी हो सकता है, पेड़ पौधों में भी हो सकता है, मछलियों में हो सकता है, जानवरों में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है जैव संचय। अब इस तालाब में से आपने मछली उठाई और इस मछली को आप अपने घर ले आए, ठीक है। इस मछली को आप अपने घर लाने के बाद में अपने मछली फ्राई करके खाई इस मछली को। तो ये जो मछली में जो रसायन था ये आपके पास चला गया, आपके पेट में चला गया, आपके ऊतकों में चला गया, ठीक है। तो ये कहलाता है जैव आवर्धन। क्या कहलाता है, जैव आवर्धन। यानी फैक्ट्री से डायरेक्ट किस में गया रसायन, मछली में, मछली को आपने खाया इनडायरेक्ट रूप से, तो आपके अंदर भी रसायन आ गया। तो आपने किसका क्या काम किया, जैव आवर्धन का, ठीक है। और मछली ने किसका काम किया, जैव संचय का। बात समझ में आ गई। इसके बाद में आता है अनुकूलन। देखिए, पर्यावरण के प्रति मनुष्यों में और पेड़ पौधों में और पक्षियों में जो अनुकूलन क्षमता पाई जाती है वो पर्यावरण अनुकूलन कहलाती है। जैसे मान लो कि बर्फ़ में जो भालू पाया जाता है उसमें बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, तो उसके क्या है, पर्यावरण के प्रति अनुकूलनता है, ठीक है। अनुक्रमण मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में आता है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है दोस्तों,
देखिए आप, ये कोई बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर आप खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पहाड़ी पर आप खड़े हो। इस पहाड़ी पर खड़े होने के बाद आप अपने चारों ओर देखिए जंगल में, इस पहाड़ी पर चारों ओर देखिए अपने, आपको जैविक और अजैविक घटक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अजैविक घटक को भूल जाइए, जैविक घटक को याद करिए। जैविक घटक में आप देखिए आपको चारों ओर अपने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, आपको विभिन्न तरह के जानवर दिखाई दे रहे हैं, आपको विभिन्न तरह के पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और भी क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, हिरण, शेर, बाघ, है ना, और कई तरह की चिड़िया, ठीक है। और फिर आप वहाँ पर पहाड़ के नीचे आकर आप मिट्टी को देखिए, इस मिट्टी में आपको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी वातावरण में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती है जीव जंतुओं की, उसको बोलते हैं जैव विविधता। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो आपने देखा पहाड़ी के ऊपर से आपको विभिन्न तरह के जीव जंतु दिखाई दिए, पेड़ पौधे दिखाई दिए, और उनमें विभिन्न जातियां दिखाई दी। जरूरी थोड़ी आपको एक ही तरह के पेड़ दिखाई देंगे, आपको नीम का, बरगद का, ठीक है, कई तरह का, और जरूरी थोड़ी आपको एक ही तरह के जीव दिखाई देंगे, आपको सांप दिखाई देंगे, बिच्छू दिखाई देंगे, पेड़ पौधे, गाय, बकरी, भैंस, पेड़ सब दिखाई देंगे। तो ये सब क्या कहलाता है, जैव विविधता की श्रेणी में आता है, यानी विभिन्न प्रकार के जीवों का समूह क्या कहलाता है, जैव विविधता। देखिए आप मान लो आप भारत के किसी जंगल में खड़े हो, ठीक है, और मान लो आप रूस के किसी पहाड़ पर खड़े हो, तो रूस के पहाड़ पर आप देखोगे तो आपको कम पेड़ पौधे दिखाई देंगे, और भारत के पहाड़ पर आप खड़े होकर देखोगे तो आपको अधिक पेड़ पौधे दिखाई देंगे। तो जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उसको बोलते हैं जैव विविधता के हॉट स्पॉट, ठीक है। यानी विश्व के हॉट स्पॉट क्या है, जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, और विश्व के जहाँ पर जैव विविधता कम पाई जाती है वो विश्व के हॉट स्पॉट नहीं है। जैव विविधता हमारे लिए कितनी उपयोगी है, देखिए ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे उत्पादक का कार्य करते हैं, इनको हम खाते हैं, इससे आप और मैं भोजन प्राप्त करते हैं। ये हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं इनसे हम औषधि बनाते हैं, हमारे चारों ओर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनसे हम सुंदर बनाने वाले क्रीम्स बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का सामाजिक महत्व भी है, कई जीवों को हम पूजते हैं, जैसे गाय को हम पूजते हैं, ठीक है, तो इनका सामाजिक महत्व भी है। आदिवासियों की तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो जैव विविधता के ऊपर डिपेंडेंट करती है। वो आदिवासी किसी पेड़ को भगवान मान लेते हैं, आदिवासी किसी पेड़ को अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। तो आदिवासियों की जो पूरी जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है वो किस पर डिपेंड करती है, जैव विविधता के ऊपर। खेती किसानी के लिए भी जैव विविधता आवश्यक है, पर्यटन के लिए भी जैव विविधता आवश्यक है। जब जैव विविधता की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है तो फिर जैव विविधता को हम खत्म क्यों कर रहे हैं। जैव विविधता को खतरा पैदा हो चुका है दोस्तों, हमने कई जीवों का आवासों को नष्ट कर दिया है, हमने विदेशी प्रजातियों को प्रवेश करवा दिया है, ठीक है, हमने प्रदूषण के जरिए जंगलों को खत्म कर दिया है, वायु को खत्म कर दिया है, जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जीव जंतुओं की जो पेड़ पौधे जंगल है उनको हम साफ करते जा रहे हैं, ठीक है, और हम जीव जंतुओं को नष्ट करते जा रहे हैं। जंगल का कोई जीव क्या कहेगा आपसे, एक जंगल का कोई जीव है वो आपसे आकर ये कहेगा कि आपने पहले जंगल साफ किए फिर अपने घर आबाद किए, पहले जंगल साफ किए फिर अपने घर आबाद किए, ए मानव तूने हम जीवों के कितने घर बर्बाद किए। तो सच में ही हमने कई जीवों के घर बर्बाद किए हैं। अब जैव विविधता का संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है, और जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से किया जाता है, एक किया जाता है सुस्थानीय संरक्षण और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आता है कि सुस्थानीय या इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण कौन सा है। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण कौन सा है। तो जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं वहीं पर उनका संरक्षण किया जाना क्या बोलता है, इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर कोई जीव जंतुओं को हम बाहर लाकर जैसे चिड़ियाघर में इनमें रखते हैं तो उसको बोला जाता है एक्स सीटू यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो ये रहा बाह्य स्थानीय संरक्षण। और ये जो नेशनल पार्क होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, समुदाय आगार होते हैं, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं दोस्तों, सुस्थानीय कंजर्वेशन की श्रेणी में। देखिए भारत में जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कैसे बनाए जाते हैं, कोई भी राज्य सरकार क्या करती है, पहले उस जगह को चिन्हित कर लेती है कि भाई हमको इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाना है। फिर वहाँ पर वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत जो अधिसूचना है वो जारी कर देती है राज्य सरकार। फिर इसके बाद में वहाँ पर जो पशुचारण है, खनन है, लकड़ी कटाई बंद हो जाती है। नए राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचना जैसे कोई राज्य सरकार ने कोई राष्ट्रीय उद्यान बना दिया अधिसूचना जारी करके, यानी एक अधिसूचना जारी कर दी सरकार ने कि भाई ये जो जगह है ये राष्ट्रीय उद्यान होगी। लेकिन सरकार ये चाहती है कि इस जगह को बढ़ाकर इतनी बड़ी कर दी जाए। तो बढ़ाने का काम जब होगा जब किसी विधानसभा में एक प्रस्ताव पास होगा। देखिए पहले किसी जगह को बनाने के लिए विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी राष्ट्रीय उद्यान को छोटा बड़ा करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास कराना जरूरी है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में ये फर्क है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक
ठीक है, उसमें लकड़ी चराना, लकड़ी खनन, पशु को चराना, ये मानव अधिवास की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है उसमें लकड़ी काटने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, साथ में आप पशु भी चरा सकते हैं और मानव के अधिवास की अनुमति नहीं होती। यानी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों में ही मानव के बसावट की अनुमति नहीं होती। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व एक जैसे मान लो कि ये पूरा राजस्थान है, इस पूरे राजस्थान में बायोस्फीयर रिजर्व आप बहुत बड़े एरिया में सेलेक्ट कर सकते हो, जबकि आपको राष्ट्रीय उद्यान छोटे एरिया में सेलेक्ट करना होता है। तो जीवमंडल आगार की अवधारणा 1971 में जब यूनेस्को ने मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत की थी तब आई थी ये। तो कभी कभी आपके सवाल आ जाता है परीक्षा में कि MAB क्या है? तो MAB क्या है? मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आपके ये सवाल आता है कि इसको किसने शुरू किया? इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है यूनेस्को, उसने शुरू किया। आपके ये भी सवाल आता है कब शुरू किया? 1971 में। तो जब मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा विकसित हुई थी तो उस समय इसको जैवमंडल आगार जो है इसकी अवधारणा का विकास हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व का। इसमें क्या होता है, इसमें यह अवधारणा विकसित होती है कि जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मनुष्य भी रहे, जीव जंतु भी रहे, पेड़ पौधे भी रहे, ठीक है, और इस पूरे को हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दें। यहाँ पर आप अपने वाहन भी चलाइए, अपनी फैक्ट्रियाँ भी डालिए। ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है संपूर्ण परितंत्र के जो, और इसमें क्या होता है कि संपूर्ण परिस्थितिक तंत्र को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, नदी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वायु को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व में। तो है ना, तो इसमें समुद्र के संरक्षण का भी प्रयास किया जाता है। मानव को बसने और परंपरागत कार्य करने की इसमें अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों में ही मानव के बसावट की अनुमति नहीं होती, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में होती है। बायोस्फीयर रिजर्व का नामकरण कौन करती है? केंद्र सरकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बायोस्फीयर रिजर्व का नामकरण कौन करती है? केंद्र सरकार। भारत में अब तक कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 10 को यूनेस्को ने वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18, और जिसमें से 10 को या 11 को, अब तो 11 हो गए हैं, 11 को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जा चुका है। तो यूनेस्को का ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो नेटवर्क है ये क्या है? यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत प्राकृतिक क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से की थी। तो बायोस्फीयर रिजर्व जब बन जाता है तो इसमें संघर्ष, जो मानव और जीव जंतुओं के बीच में जो संघर्ष है वो कम हो जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का चुनाव राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार करती है, जिसमें यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत तय न्यूनतम मापदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के जो 117 देशों में 621 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया जा चुका है, लेकिन अपने भारत में कितने? 621 में से 11। हमारे भारत में ये इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कच्छ का रण जो है गुजरात में है, ये मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, जैसे ये भारत है तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी ये जो है ये समुद्र भी आता है इस श्रेणी में, तमिलनाडु में है ये। सुंदरवन हमारे पश्चिम बंगाल में है, जो ठंडा रेगिस्तान है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में आता है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है, ध्यान दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, सिंपलीपाल उड़ीसा में है, अचन कमार अमारकंटक मध्य प्रदेश में दोस्तों, मानस असम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु में फैला हुआ है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में है, नो क्रेक मेघालय में है दोस्तों, डिब्रू सेखोवा असम में है, पटना और पन्ना मध्य प्रदेश में है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैव विविधता के हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहाँ पर जैव विविधता काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमारे भारत का जो हिमालय क्षेत्र है वो, इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है वो, और पश्चिमी घाट और सुंडालैंड यानी अंडमान निकोबार द्वीप के जो क्षेत्र हैं, ये चारों क्षेत्र किस में आते हैं? जैव विविधता के हॉटस्पॉट की श्रेणी में आते हैं। तो विश्व के जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट है इसमें हमारे 4 भाग आते हैं। एक तो हिमालय हो गया, एक हमारा जो, जैसे मान लो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, तो इस भारत का ये जो इधर का इलाका है पूर्वी, जैसे असम और मेघालय, ये असम मेघालय वाला इलाका, तो ये वाला भी किस में आता है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट में आता है। और ये हमारे भारत का ये जो पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट नहीं, ये वाला पश्चिमी घाट, ये भी इसी श्रेणी में आता है। अंडमान निकोबार जो द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप भी जैव विविधता का हॉटस्पॉट की श्रेणी में आते हैं, यानी यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल कहते हैं। देखिए, जो यूनेस्को संस्था है वो वैश्विक धरोहर स्थलों को घोषित करती है। तो हमारे यहाँ 3 भागों में बांटा जाता है इनको, प्राकृतिक धरोहर स्थल और सांस्कृतिक धरोहर स्थल। जैसे हमारे जो राजस्थान के जो किले हैं, जैसे आमेर का किला है, ठीक है, गागरोन का किला है, ये किस श्रेणी में आते हैं? कल्चरल श्रेणी में, धरोहर श्रेणी में। जबकि प्राकृतिक में जैसे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह ये आगे प्राकृतिक श्रेणी में, सांस्कृतिक श्रेणी में और आगे ताजमहल वगैरह। मिश्रित श्रेणी में कंचनजंगा आता है केवल। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, कंचनजंगा पर्वत, यहाँ पर मंदिर भी है और प्रकृति भी है, तो प्रकृति और संस्कृति दोनों को मिलाकर श्रेणी बनाई गई यूनेस्को की, तो उसको मिक्स श्रेणी कहते हैं। टाइगर का संरक्षण कैसे किया जाता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, NA नेशनल NTCA, ठीक
ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है बाघ के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। प्रत्येक 4 साल में बाघ की जनगणना करवाती है, ये NTCA। ठीक है। टाइगर रिजर्व जो है उसको वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है NTCA। 1972-73 में टाइगर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। आज देश में करीब 50 टाइगर रिजर्व है, आप याद कर लेना इसको। 2019 में 2226 टाइगर थे हमारे यहाँ पर। IUCN की रेड डाटा बुक क्या है? देखिए पहले तो ये आता है कि IUCN क्या है। IUCN एक NGO है। IUCN यूनेस्को, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी संस्था नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखना आप। IUCN एक NGO है जो रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक में पेड़ पौधे और जीव जंतु, उन पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का वर्णन होता है जो पृथ्वी से लुप्त होने की कगार पर है या उनके लुप्त होने का खतरा है। बात समझ में आ गई? तो रेड डाटा बुक, परीक्षा में क्या सवाल आता है, रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है केवल पौधों को, केवल जंतुओं को, केवल पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों को। तो आपको क्या करना है, रेड डाटा बुक में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को, और उनको शामिल किया जाता है जिनके जीवन को खतरा है। ये रामसर साइट्स दी हुई है। रामसर साइट्स क्या होती है दोस्तों, आपने देखा होगा जो दलदली जो भूमि होती है, दलदली भूमि क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई ज़मीन है, इस ज़मीन पर पानी भरा हुआ है, तो ये पानी भरा हुआ है तो कुछ समय बाद ये क्या है, ज़मीन दलदल हो जाएगी। जैसे ही आप इस पर चलने लगोगे तो आपका पैर धंस जाएगा। तो ये जो दलदली भूमि होती है जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो विश्व में रामसर साइट्स जो हैं वो जीव जंतुओं के ये दलदली भूमियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। तो अगर कोई रामसर साइट है तो वो क्या है, दलदली भूमि की श्रेणी में आता है। तो ये जो कोलेरू झील है, चिल्का झील है, ठीक है, और हमारे राजस्थान में जो रामसर साइट है वो सांबर झील है और केवलादेव झील है। हमारे राजस्थान में केवल 2 झीलें हैं जो रामसर साइट की श्रेणी में आती है, एक तो हो गई सांबर झील और एक हो गई केवलादेव नेशनल पार्क। सांबर झील तो अपने जयपुर में पाई जाती है और केवलादेव अपने भरतपुर में पाई जाती है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और इनको संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? प्राकृतिक संसाधन को 2 श्रेणी में बांटो पहले, ए नवीकरणीय संसाधन और एक नवीकरणीय संसाधन। ए नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको आसानी से प्राप्त करना मुश्किल होता है, ठीक है, जबकि नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें आसानी से प्राप्त वापस किया जा सकता है। जैसे नदियों का पानी है, जैसे पेड़ पौधे हैं, इनको वापस प्राप्त किया जा सकता है, ये नवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में आता है। ये नवीकरणीय संसाधनों में आप पेट्रोल, गैस, डीजल, प्राकृतिक गैस, इन सबको रख सकते हो। इन्हें वापस प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो ये नवीकरणीय श्रेणी में आ गया। ऊर्जा संसाधन, ये सब ऊर्जा संसाधन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह। सूर्य भी ऊर्जा संसाधन की श्रेणी में आता है। तो ऊर्जा संसाधनों को 2 श्रेणी में बांट सकते हो आप। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, इसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह को रख सकते हो आप। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, यानी जो नए विकसित हुए हैं, जैसे जल से विद्युत बनाना, जल विद्युत, जैसे यूरेनियम से यानी नाभिकीय विद्युत प्राप्त करना, ये भी गैर परंपरागत की श्रेणी में आता है। बायोमास, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना, ये सब किस में आता है, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में आता है। यानी जो पहले से चले आ रहे हैं वो हो गया परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, और जो नए विकसित हुए हैं वो हो गया गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लो इनको। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? देखिए, जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अंश, तो जीवों के अंश से जो ईंधन बनते हैं उनको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे मान लो ये पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे भूकंप वगैरह की वजह से ज़मीन में दब गए। ज़मीन में दबने के बाद में ये पेड़ पौधे धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाएंगे, पेट्रोल और डीजल में। तो ये जो पेट्रोल डीजल होगा ये बोला जाएगा जीवाश्म ईंधन। कोयला भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आता है। कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी और एंथ्रासाइट। इसमें सबसे जो अच्छा होता है वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे खराब होता है जो पीट होता है। हमारे राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा जैसे मान लो कि बहुत सारे पौधे हैं, इन पौधों को आपने इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में आप अपनी फैक्ट्री में ले गए और इन पौधों से आपने ऊर्जा प्राप्त की, एनर्जी प्राप्त की, विद्युत प्राप्त की, बिजली प्राप्त की, तो वो बोला जाएगा बायोमास ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जो परमाणु संयंत्र जो होते हैं, जैसे हमारे रावत भाटा में जो परमाणु संयंत्र लगा है वहाँ से जो नाभिकीय से उससे जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। वन संसाधन जो है, वन संसाधनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वन संसाधन, देखिए एक राष्ट्रीय वन नीति थी 1952 की। उस राष्ट्रीय वन नीति ने कहा कि कैसे जो हमारे भारत का जो भूभाग है उसके 33% पर हमें वन चाहिए। अभी हमारे पास 24 पॉइंट कुछ % हमारे पास अभी वन संसाधन है और हम इसे कितना करना चाहते हैं, इसे 33% करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय वन नीति में हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में आता है भारत राज्य वन रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, देहरादून में स्थित है, वो प्रत्येक 2 साल में भारत राज्य वन रिपोर्ट जारी करती है। तो 2 चीज़ें याद हो रही है आपको, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो कहाँ है, देहरादून में है, और प्रत्येक 2 साल में भारत राज्य वन रिपोर्ट जारी करती है। भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 24% क्या है, वन है। भारत राज्य वन रिपोर्ट में राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान में लगभग 8% के आसपास वनों की स्थिति है, 9%, 9.55%।
तो भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 9.55% भाग पर क्या है, वन पाए जाते हैं। लेकिन हमें कितना करना है, इसको 33% करना है, यानी राजस्थान के 33% भाग पर वन प्राप्त होना चाहिए, लेकिन कितने पे है, 9.55% पे, यानी हमारी राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य से हम काफ़ी दूर है। सतत विकास की अवधारणा क्या है? देखिए दोस्तों, आज हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के 100 साल बाद हमारी जो आने वाली पीढ़ी आएगी, हो सकता है उसको पेट्रोल डीजल मिले ही नहीं, ठीक है, ज़मीन से पेट्रोल डीजल कोयला वगैरह ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पेट्रोल डीजल और कोयला वगैरह का इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी तक भी ये संसाधन पहुँच सके, ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख के जब हम किसी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं सतत विकास की अवधारणा, यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि उनका ह्रास ना हो और आने वाली पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित रहे, तो उसको बोलते हैं सतत विकास की अवधारणा। देखो दोस्तों, ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ से आपने बहुत सारा कुछ निकाला, जिसमें लोहा भी है, जिसमें फास्फोरस भी है, जिसमें और भी तरह की चीज़ें हैं, तो ये सारा माल आपने यहाँ निकाल कर पटक दिया, तो आपने पहाड़ से ये जो खोद कर निकाला है, ये बोला जाएगा खनिज, ठीक है। लेकिन इस खनिज में से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे लोहा प्राप्त किया जाएगा, यानी खनिज प्राप्त इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे लोहा प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, या कोई और धातु मिलेगी, जैसे चांदी मिलेगी, सोना मिलेगी, ठीक है। तो इस खनिज का वो भाग जिससे हमें धातु प्राप्त होगी वो कहला जाएगा अयस्क, ठीक है। और ये जो पूरा माल हमने प्राप्त किया है, जिससे हमें चाहे धातु प्राप्त हो चाहे अधातु प्राप्त हो, ये पूरा भाग कहलाएगा खनिज, ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण, यानी इस खनिज से, यानी इस अयस्क से जब हम धातु को प्राप्त करेंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, धातुक्रम कहलाएगी। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातुक्रम। तो अयस्क और खनिज में अंतर समझ में आ गया। पहाड़ से आपने जो पूरा माल निकाला वो कहला जाएगा खनिज, और इस खनिज में से जिन चीज़ों से आप केवल धातु प्राप्त कर सकते हो, वो धातु प्राप्त करने वाले खनिज क्या कहला जाएंगे, अयस्क। खनिजों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनसे धातु प्राप्त की जाती है। धातु 2 तरह की होती है, एक होती है लोह धातु और एक होती है अलोह धातु। लोह धातु जो होती है उनमें लोहा पाया जाता है, जैसे लोहा, निकल, मैग्नीज, ठीक है। इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, यानी जब आप इनके पास चुंबक लाते हो तो इनसे चुंबक चिपक जाता है। अलोह धातु में तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम श्रेणी में आता है, ठीक है। अलोह धातु से आप चुंबक लेके आते हो तो इनसे चिपकता नहीं है, तो ये अलोह धातु की श्रेणी में आ गया, ठीक है। अधात्विक, यानी अधात्विक खनिज कौन से हैं, जैसे संगमरमर का जो पत्थर है आपके घरों में जो लगा हुआ है, ये अधात्विक खनिज है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना का पत्थर है ना, जिस चूने से आप अपने घरों की पुताई करते हो वो किस में आता है, अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। आप जो नमक खाते हो वो भी किस में आता है, अधात्विक खनिज में। अभ्रक, जिप्सम, सोना, चांदी, प्लेटिनियम वगैरह ये सब किस में आते हैं, रतन की श्रेणी में आते हैं, और ये अधात्विक श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ईंधन खनिज क्या है, पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह, ये ईंधन खनिज की श्रेणी में आता है। कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीटले। यानी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पीटले, बेटा, एंथोनी को। तो पीट सबसे बुरा है, एंथोनी यानी एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है, बेटा यानी बिटुमिनस थोड़ा कम अच्छा है, लिग्नाइट ये मध्यम श्रेणी का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है और ये हमारे राजस्थान में और भारत में खूब पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद करनी है, बाड़मेर के कुछ इलाकों में लिग्नाइट पाया जाता है, राजस्थान में लिग्नाइट ज़्यादा है। रानीगंज सबसे पुरानी और देश की पहले कोयले की खदान है। झारखंड में देश का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। भारत में दुनिया का कोयला उत्पादन में 4थे स्थान पर है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना श्रेणी में पाया जाता है। गोंडवाना क्या है, देखिए पूरी पृथ्वी को पहले अपन ऐसे मान लेते हैं, इस पूरी पृथ्वी को अपन जब ऐसे मानते हैं इसको बोलते हैं पेंथोलासा, ठीक है। इसको 2 भागों में बांट दो, ऊपर वाला भाग बोला अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग कहला जाएगा गोंडवाना लैंड। तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, नीचे वाला भाग, ये बोला जाएगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो इस भारत का जो 98% कोयला किस में पाया जाता है, ये गोंडवाना लैंड में, ये वाले भाग में, यानी हिमालय वाले क्षेत्र में कोयला नहीं पाया जाता। एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसका पूरा नाम। हमारे गैस के सिलेंडरों में जो गैस भरी होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, आप याद कर लो इसको। हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस भरी होती है, जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस होती है, जो जिसको हम हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनमें प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस भी बढ़ते हैं। देखिए जो ऊर्जा के संसाधन है उन्हें 2 श्रेणियों में बांट दिया हम, नॉन रिन्यूएबल यानी जिन्हें प्राप्त करना आसान ना हो, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, कोयला, यूरेनियम, और रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय संसाधन जैसे सूर्य, पवन, तरंग ऊर्जा, बायोमास वगैरह, ये सब किसमें आता है, नवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में। प्रदूषण को समझिए आप, जो पर्यावरण के अजैविक घटक जैसे जल, वायु, मिट्टी के भौतिक और रासायनिक और जैविक घटकों में होने वाला अवांछित परिवर्तन जिसमें सजीवों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसको प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें प्रदूषण फैलाती है उनको प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ, ध्वनि, ऊष्मा, रेडियोएक्टिव पदार्थ, ये सब प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों को 2 श्रेणी में बांटा जाता है, एक तो होता है प्राथमिक प्रदूषण और एक होता है द्वितीयक प्रदूषण।
आपकी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आता है प्राथमिक प्रदूषक क्या है। देखिए मान लो ये पूरा हमारा पर्यावरण है, ठीक है। इस पर्यावरण में कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट जाकर प्रदूषण फैलाती है वो बोला जाती है प्राथमिक प्रदूषक। जैसे आपने सरसों में छिड़काव किया, यानी फसलों में छिड़काव किया डीडीटी का, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही बनी वायुमंडल में जाकर प्रदूषण फैला दिया उसने। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किस में आता है प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में, यानी पहले प्रदूषक। फिर जब इन प्राथमिक प्रदूषकों से जब दूसरी चीज़ें बनती है तो वो बोली जाएगी द्वितीयक प्रदूषक, यानी प्राथमिक प्रदूषकों के बेटे, यानी प्राथमिक प्रदूषक तो हो गया, द्वितीयक प्रदूषकों का बाप, यानी प्राथमिक प्रदूषकों से दूसरा जो पैदा होगा वो बोला जाएगा दूसरा प्रदूषक। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड से प्राप्त होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्राप्त होगा हमें ओजोन, यानी वायुमंडल में जो ओजोन पाई जाती है शोभ मंडल में वो प्रदूषण फैलाती है, लेकिन सप्ताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो प्रदूषण नहीं फैलाती। तो शोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो किस श्रेणी में आती है, द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में, ठीक है। इसी तरह PAN द पर्टिकुलर जो कण है छोटे छोटे वो भी क्या करते हैं, द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। देखिए जो प्रदूषक होते हैं उनको दो भागों में हम अलग निपटान के आधार पर बांट सकते हैं, यानी जीव जंतु जिन प्रदूषकों को नष्ट कर देते हैं वो बोले जाएंगे जैव निम्नीकरण प्रदूषक। जैसे मान लो कि बहुत सारे पेड़ पौधे मर गए या जीव जंतु मर गए, मरने के बाद में वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं तो वो प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोटे छोटे जीव जंतु जो है उनको खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये जो पेड़ पौधे वगैरह से इनसे जो प्रदूषण फैला है ये बोला जाएगा जैव निम्नीकरण प्रदूषक, यानी जीवों के आधार पर इनका निपटान हो जाएगा। लेकिन मान लो कि पृथ्वी पर बहुत सारी प्लास्टिक फैली हुई है, इस प्लास्टिक को क्या होता है सूक्ष्म जीव है नष्ट नहीं कर पाते, तो ये प्लास्टिक किसमें आएगी, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, यानी जिन प्रदूषकों को जो जैव है वो नष्ट नहीं कर पाते वो जैव निम्नीकरण की श्रेणी में आती है। वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो वो जब पूरी तरीके से जल नहीं पाती तो उससे प्राप्त होती है ये रक्त के हीमोग्लोबिन में जाकर रक्त का थक्का जो है वो जमा देती है, और रक्त क्या है हमारी रगों में बह नहीं पाता और सांस लेने में परेशानी होती है और मनुष्य मर जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं बंद जो कमरा होता है उसमें आपको अंगारे नहीं जलाने चाहिए, कोयले नहीं जलाने चाहिए। अगर आप जलाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी और आप अपनी जीवन से हाथ धो बैठेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके बारे में आप ये ध्यान रखो कि ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ज़मीन का तापमान बढ़ाती है। मेथेन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती है, ठीक है। ये गैस के जो धान के जो खेत है, पशुओं जो जुगाली करते हैं, दीमक और जीवाश्म ईंधनों के जलने से प्राप्त होती है और ये वायुमंडल में जाती है मेथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन गैस ये सब प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, और ये क्या करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाती है। एसी, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, फोरम आदि से प्राप्त होती है। ओजोन गैस की परत को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये धूम, कोहरा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा के लिए भी ये योगदान करती है। अम्ल वर्षा क्या होती है दोस्तों, देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल में जाने के बाद में पानी की जो मात्रा होती है वायुमंडल में उससे मिल जाती है। उससे मिलने के बाद में अम्ल के रूप में ज़मीन पर आती है, तो जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अम्ल वर्षा के लिए योगदान करती है। अम्ल वर्षा क्या करती है, पेड़ पौधों को मार देती है, मछलियों को मार देती है, और जो संगमरमर होती है जैसे ताजमहल की जो संगमरमर है उसको नुकसान पहुंचाती है। जब अम्ल वर्षा हमारे शरीर पर गिरती है तो उससे हमारे शरीर की जो त्वचा है उस पर कैंसर हो जाता है। क्षोभ मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है, उस ओजोन गैस से मानव रोगों को जन्म देती है, जबकि जो समताप मंडल में ओजोन गैस होती है वो हमारी जो पराबैंगनी किरणें उनसे रक्षा करती है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनाती है ओजोन गैस जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। फ्लाई ऐश क्या होता है, देखिए जो कोयले का जो संयंत्र होता है उस कोयले के संयंत्र से कोयले की जो राख उड़ती है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। तो ये क्या करती है, ये वायु प्रदूषण फैलाती है। तो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर यानी जो निलंबित कणीय पदार्थ होते हैं, ये जो ज्वालामुखी और ये जो वाहन होते हैं इनसे छोटे छोटे बारीक कण होते हैं। ये बारीक कण सांस के साथ हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों में जाकर क्या करते हैं, ये बीमारी पैदा करते हैं। ये जो मुंबई और जो दिल्ली वगैरह और कोलकाता और ये से जो बेंगलुरु जैसे महानगर है वहाँ पर SPM जो है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर से काफ़ी बीमारियाँ होती फेफड़ों की। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसने भोपाल गैस त्रासदी को जन्म दिया था। आप इसका नाम याद करो, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। और 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस में जो त्रासदी हुई थी उसको जन्म दिया था इसने। जैसे ही मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस फटी
उसके बाद में ये जहरीली गैस थी, इससे काफ़ी लोग मर गए। सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलकर अम्ल वर्षा को जन्म देते हैं। अम्ल वर्षा जल प्रदूषण को जन्म देती है, साथ ही महत्वपूर्ण इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, जीव जंतु मर जाते हैं, पौधों की पत्तियां खराब हो जाती है। केंद्र सरकार ने 2015 वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संरक्षण जारी किया। जैसे आप जयपुर में जाओगे तो आपको एक डिस्प्ले दिखाई देगा, वो क्या है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ये जो शुद्ध जल है उसमें किसी भी तरीके से प्रदूषण होता है तो वाटर प्रदूषण कहलाता है। जल जो है वो निश्चित स्रोत होते हैं, बिंदु स्रोत, जब जल के जो निश्चित स्रोत होते हैं उनको बिंदु स्रोत कहते हैं। जब बिंदु स्रोत से जब कोई प्रदूषण फैलता है, जैसे सीवरेज, फैक्ट्रियाँ वगैरह, ये जो होती है ए बिंदु स्रोत जहाँ से जल प्रदूषित होता है वो है धोबी घाट, घर की नालियाँ, खुले में शौच करना, ये सब जल प्रदूषण के ए बिंदु स्रोत होते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, देखिए मान लो ये पेड़ पौधे हैं किसी झील में, ये सारे पेड़ पौधे मर गए, तो मरने के बाद में इनके क्रियाक्रम के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उस ऑक्सीजन को बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पारा युक्त जल से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मीन माता बीमारी। दरअसल क्या हुआ, ये जैसे जापान है, इस जापान के पास में समुद्र है, तो जापान की इस फैक्ट्री में से इस फैक्ट्री में से पारा जो है समुद्र में चला गया। इस समुद्र की मछलियों ने इस पारे को खाया, तो ये पारा जो समुद्र की मछलियों में जाने के बाद में इस मछलियों को जब मनुष्य ने खाया तो उसमें एक बीमारी हो गई जिसको बोलते हैं मीन माता बीमारी। इससे हड्डियाँ कमजोर हो गई और टेढ़ी मेढ़ी हो गई। जब पानी में जब कैडमियम होता है तो उस कैडमियम युक्त जल को जब हम पीते हैं तो इटाई रोग होता है, जिससे हड्डियों में दर्द होता है। सीसा, जब पानी में जब सीसा होता है और उस जल को हम पीते हैं तो उससे एनीमिया बीमारी होती है, यानी खून की कमी होती है। गंदे जल को पीने से उल्टी, डायरिया जैसे रोग होते हैं। पेयजल में जब नाइट्रेट होता है तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, इससे नवजात शिशु मर जाता है। जो ओरसेनिक जो जल होता है उस जल को पीने से, ओरसेनिक की मात्रा वाले जल को पीने से ब्लैक फुट बीमारी होती है। फ्लोराइड वाले जल को पीने से फ्लोरोसिस बीमारी होती है, जिससे कंधे झुक जाते हैं। तालाब और झीलों में जल के पोषक की मात्रा अधिक होने से सुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है, इसके कारण शैवालों की अधिकता और मछलियाँ मर जाती है। देखिए मान लो ये कोई तालाब है, इस तालाब में ये पास में फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से रसायन आ रहे हैं, तो इन रसायनों से क्या है, इस तालाब में शैवालों की मात्रा बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो उसको बोला जाएगा सुपोषण की स्थिति, यानी पोषण की मात्रा ज़्यादा होना। लेकिन जब ज़्यादा शैवाल पैदा होगी तो वो ऑक्सीजन का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, ऑक्सीजन का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी तो मछलियों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो मछलियाँ क्या होंगी, फिर मर जाएंगी। जैव आवर्धन मैंने आपको बता ही दिया। जैव आवर्धन क्या होता है, जीवों में रासायनिक तत्वों की जब मात्रा बढ़ती जाती है तो उसको जैव आवर्धन कहते हैं। जैव अनिम्नीकरण मैंने बता दिया आपको। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक वो होते हैं जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक वो होते हैं जिनको नष्ट किया जाना असंभव है और मनुष्य और जंतुओं के उत्तकों में जाकर जमा हो जाते हैं। ठीक है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो हमारे केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था 1985 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में गठित हुआ था। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है। ठीक है। मनुष्य के जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, इसे श्रव्यपरास कहते हैं। श्रव्यपरास से अधिक आवृत्ति के तरंगों को, देखिए कुछ रोग होते हैं जो जन्म के साथ ही माता पिता से जन्म के साथ ही किसी बच्चे में आ जाते हैं, उनको अनुवांशिक रोग कहते हैं दोस्तों, या जन्मजात रोग कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिन्हें मानव जन्म के बाद प्राप्त करता है, जिन्हें अर्जित रोग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक रोग, यानी किसी मनुष्य के संपर्क में आने से, किसी पशुओं के संपर्क में आने पर जो रोग फैलता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे हमारा जो कोरोना फैला था अभी, वो कोरोना संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। और ये संक्रामक रोग यानी किसी मनुष्य के पास आप उठते बैठते हो, बात करते हो उससे, तो वो जो रोग है उसको फैलता नहीं है, उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। जैसे एड्स असंक्रामक रोग की श्रेणी में आ सकता है, और जैसे कैंसर है वो असंक्रामक रोग की श्रेणी में आ सकता है। दोस्तों एड्स संक्रामक रोग की श्रेणी में आएगा, असंक्रामक रोग की श्रेणी में कैंसर आएगा। कुछ रोग ऐसे भी हैं जो भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी कमी से हो जाते हैं, जैसे रिकेट्स, एनीमिया, खून की कमी। वैसे रोग जो वायरस से होते हैं, ठीक है, और वैसे रोग जो जीवाणु से होते हैं, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग जीवाणु जनित रोग, वायरस से होने वाले जनित रोग वायरस जनित रोग, यानी जो कोरोना फैला था ये क्या था, वायरस जनित रोग। कुछ रोग प्रोटोजोआ से होते हैं, वायरस से होने वाले रोग हो गए एड्स, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, खांसी, पीलिया, गलसुए, ये जो गले होता है, डेंगू, चेचक, रेबीज, कुत्ता जब काट लेता है तो रेबीज बीमारी हो जाती है, वो भी वायरस से होती है। कोरोना, कोविड-19, अभी जो कोरोना कोविड-19 चला था ये वायरस से होता है। पोलियो, जिससे कोई बच्चा होता है वो विकलांग हो जाता है, वो भी वायरस से होता है। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं ये रटने हैं आपको दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। टीबी, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टेटनस, कुष्ठ रोग से नष्ट हो जाता है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को कुष्ठ रोग हुआ था। निमोनिया, काली खांसी, कुक्कर खांसी, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सब किस में आता है, जीवाणु जनित रोग में, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में। प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी नींद बहुत आना, पैचिस, मलेरिया, पायरिया, काला आजार, काला बुखार, ये सब किससे आता है, प्रोटोजोआ जनित रोगों से।
कवक से होने वाले रोग, अस्थमा, गंजा, आदमी जब गंजा होता है और दांत खाद खुजली हमारे शरीर में हो जाती है तो वो सब किससे होती है? कवक से होती है। आनुवांशिक रोग यानी माता पिता से जो चले आ रहे हैं वो रोग, वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंटर सिंड्रोम, डाउनफेल्टर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, ये सब किस में आते हैं? जन्मजात रोग की श्रेणी में आते हैं और आनुवांशिक रोगों की श्रेणी में आते हैं। आपदा प्रबंधन से भी आपके प्रश्न आते हैं। प्राकृतिक आपदा वो होती है जो प्रकृति पैदा करती है, जैसे बाढ़ आ जाना, भूस्खलन, सूखा वगैरह, ये इसकी श्रेणी में आता है। मानव निर्मित आपदा जैसे कोरोना महामारी वगैरह, ये जो है मानव निर्मित आपदा की श्रेणी में आती है। जैसे भूकंप जो होता है उससे आपके दो प्रश्न आते हैं। एक तो होता है सीस्मोग्राफ क्या है, सीस्मोलॉजी क्या है, और एक इसको मापने के जो स्केल्स हैं उसके बारे में पूछते हैं। तो सीस्मोलॉजी क्या है? भूकंप का अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप की तरंगों को जिस ग्राफ पर मापते हैं उसको सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता जिस स्केल पर मापते हैं उसको मर्केली स्केल कहते हैं, और भूकंप का परिमाण जिस स्केल पर मापते हैं उसको रेक्टर स्केल कहते हैं। देखिए, एक सवाल आया था आपके कि सुनामी कब पे आई थी? 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। ज्वालामुखी जो होते हैं, ज्वालामुखी जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ चीज़ें हैं जो लावा बनाती रहती हैं, जब लावा फटकर बाहर आता है ज़मीन पर तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी आपदा कोरोना थी। आपदा प्रबंधन को रोकने के लिए भारत में एक कानून है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है, यानी मुख्यमंत्री। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके अंडर में होती है? कलेक्टर के अंदर में होती है। मुख्य टॉपिक जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जलवायु परिवर्तन। देखिए, पृथ्वी पर जो जलवायु परिवर्तन की अवधारणा है वो ये है कि जो पृथ्वी पर जो जलवायु है वो मनुष्य के क्रियाकलापों की वजह से पृथ्वी की जलवायु जो है वो बदलती जा रही है। इसको जलवायु परिवर्तन की अवधारणा कहते हैं, यानी पृथ्वी का तापमान गर्म होता जा रहा है। ठीक है, इसको भी जलवायु परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है। मृदा अपरदन क्या है? देखिए, जैसे एक खेत है, इस खेत की जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी उसका नष्ट होने जाना मृदा अपरदन की श्रेणी में आता है। खेतों की मेड़बंदी करके, खेतों के मेड़ पर पेड़ लगाकर, ठीक है, और जो पहाड़ है उस पहाड़ी पर जो सीढ़ीदार खेत बनाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। जब कोई झील मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की श्रेणी में आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि उस झील में प्रदूषण फैल चुका है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो है वो एक विदेश मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थागत प्रोसेस है जिसके अंदर झीलों को साफ करने की प्रोसेस की जाती है। भारत की उड़ीसा झील को, यानी जो हमारी जो चिल्का झील है, उड़ीसा की जो चिल्का झील है उसको इस श्रेणी में रखा गया था, लेकिन उसको बाद में बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा राजस्थान की जो केवलादेव झील है उसको अभी भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि केवलादेव में प्रदूषण हो रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत को रोकने के लिए बनाया गया है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है जो कार्बन की जो हम कोयला वगैरह जलाते हैं उससे कार्बन की मात्रा जो ज़मीन पर बढ़ती है, यानी ग्रीन हाउस को प्रभाव को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया है। ठीक है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बनाया गया था, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बनाया गया था। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 2020 में ख़त्म हो रहा है, तो 2020 के बाद में क्या होगा हमारे पास? तो उस चीज़ को बनाने के लिए पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, यानी क्योटो प्रोटोकॉल की जगह कौन लेगा? पेरिस समझौता। सतत विकास की अवधारणा ये है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचा कर रखें। सतत कृषि का मतलब ये है कि कृषि इस तरीके से होना चाहिए कि भूमि का अपरदन कम से कम हो। देखिए, हमारी जो UN संस्था है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए थे। 8 गोल थे जिनको 2015 तक प्राप्त करना था। 2015 के बाद 2030 तक हमें जिन गोल्स को प्राप्त करना है, जैसे गरीबी दूर करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, उनको बोला जाता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG की संख्या 17 है, जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी थी? 8 थी। SDG 2015 से 2030 तक के लिए है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। राजस्थान की झीलों में प्रदूषण। देखिए, अभी जो सांबर झील है उसमें कई पक्षी मर गए थे, वहाँ पर एक वायरस की वजह से ये मर गए थे। तो सांबर झील के बारे में याद करना, उसका प्रदूषण याद करना है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 को ग्रहण किया जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं पौधे। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि, जैसे मान लो कि 100 जनसंख्या थी कहीं की, वो जनसंख्या बढ़कर 200 हो गई, तो ये जनसंख्या वृद्धि की श्रेणी में आता है। जनसंख्या वृद्धि 2-3 तरीके से बढ़ती है। एक, अगर मृत्यु दर कम हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है, और जन्म दर अधिक हो जाए तो जनसंख्या बढ़ती है। इसके अलावा कहीं से लोग आकर रहने लग जाएं किसी जगह पर तो भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है, जिसको हम प्रवास कहते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या हमारी 68.84% है और नगरीय जनसंख्या 31.16% है।
प्रवास यानी किसी जगह से दूसरी जगह पर मनुष्य का बस जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास को आकर्षित करने वाले कारक अपकर्ष कारक कहलाते हैं, जैसे बाजार है, ठीक है, पैसा है और लाइट वगैरह जो है, शहरों का जो आकर्षक जीवन है वो अपकर्ष श्रेणी में आता है। प्रतिकर्ष की श्रेणी में आता है, जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, सूखा है, बाढ़ है, ये सब प्रतिकर्ष की श्रेणी में आता है। प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह पर एक जगह से भगा देते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई नदी है, इस नदी के पास में ये बस्ती है, इस बस्ती में इस नदी से हमेशा बाढ़ आती रहती है, तो यहाँ से मनुष्य क्या करेगा, यहाँ से भग जाएगा। तो मनुष्य को भगाने का काम किसने किया, बाढ़ ने। तो ये बाढ़ किस में आएगा, प्रतिकर्ष कारक की श्रेणी में, ठीक है। भारत में अनुसूचित जो जाति है यानी बेरवा वगैरह जो एससी की जो कास्ट है वो कितनी पाई जाती है, 16.63% कुल जनसंख्या का। जबकि जो एसटी जनजाति जैसे भील, मीणा वगैरह ये अनुसूचित जनजाति कितनी है, 8.61%। भारत में साक्षरता दर कुल 74% है, जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 65% है, जबकि पुरुषों की 82% है। भारत में कुल लिंग अनुपात कितना है, 943। सबसे कम लिंग अनुपात है हरियाणा, पंजाब वगैरह का, और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है केरल का। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है अपने पश्चिम बंगाल, बिहार साइड का, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का जो 17 ही है, ठीक है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, शायद 201। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय क्या है, ये आप बता ही दोगे। जैसे स्वास्थ्य साधनों का इस्तेमाल करें, दो बच्चों के बीच में 5 साल का अंतर हो। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति क्या है, देखिए 1970 से लेकर 2000 तक के बीच में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है भारत की, जिसको जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं। जो हमारी जो जनसंख्या नीति है उसके अनुसार 2045 तक हम स्थिर जनसंख्या चाहते हैं। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि स्थिर जनसंख्या हम कब तक चाहते हैं, तो 2045 तक चाहते हैं हम जनसंख्या। अब दोस्तों इसको सुनने के बाद में आप अपने जो पेपर्स हैं उनको हल करिए पर्यावरण अध्ययन के, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।